एक्सरसाइज फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 2 पढ़े। इसका मैंने आपको कहा था कि ऑप्शनल है, अगर आप इसको नहीं भी पढ़ते तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो पार्ट 1 है इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर की तो हमने कवर कर ली हैं। इसमें 2-4 चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना ज़रूरी है और उसको देख लेते हैं। एक चीज़ होती है हाइपरप्लेजिया, एक होती है हाइपरट्रॉफी। दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आपका हाइपरप्लेजिया होता है तो उसमें नंबर ऑफ मसल फाइबर्स बढ़ते हैं, यानी अगर 100 फाइबर्स थे तो वो 200 या 150 हो जाएंगे। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि आपके मसल फाइबर्स की क्वांटिटी सेम रहती है, नंबर सेम रहते हैं, लेकिन उनका साइज़ बड़ा हो जाता है। तो हमारे पास जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो 100 में से 95 टाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास हाइपरट्रॉफी होती है, यानी मसल फाइबर्स का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता। मसल फाइबर्स का नंबर जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता, जितने हैं उतने ही रहते हैं, लेकिन उनका साइज़ बड़ा हो जाता है। यही रीज़न है जब हमारी डी ट्रेनिंग होती है तो जो हमारा जो मसल का साइज़ है वो मसल लटक जाता है, या उसका जो हम पंप होना क्योंकि उसको बंद हो जाता है, तो मसल की जो फॉर्म है ना वो चेंज हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है। अगर उसके अंदर फाइबर्स इंक्रीज़ हुए होते हैं तो फाइबर्स कम हो जाते हैं, शेप सेम ही रहती है। यानी कि एक चीज़ जो बड़े साइज़ में है, फॉर एग्जांपल एक अंडा है, एक बड़ा अंडा है, एक छोटा अंडा है, अगर उसके जीन में थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं तो शेप तो सेम रहेगी ना, उसका जो है वो साइज़ बड़े से छोटा हो जाएगा, लेकिन शेप जो है वो सेम रहेगी। लेकिन हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी में यही डिफरेंस है कि अगर हाइपरप्लेजिया होता तो आपका जो साइज़ है मसल का, जो शेप है वो सेम रहती, जो साइज़ है वो कम हो जाता। लेकिन हाइपरट्रॉफी होती है, इसलिए क्या होता है जब आप एक्सरसाइज करना छोड़ते हैं तो वो एट्रॉफी हो जाती है, यानी मसल का जो साइज़ है वो पिचक के छोटा हो जाता है और साइज़ के अंदर चेंजेस भी आ जाते हैं, वो पहले जैसा नहीं रहता। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, इसका मकसद ये है कि यहाँ पर जो इसकी समरी में लिखा हुआ है 3 से 4 समरीज हैं जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, अगर उनको देख लेते हैं तो मे बी कि अगर कोई क्वेश्चन वाइवा में आने वाला हो तो वो आपका कवर हो जाए। यहाँ पे ये कह रहा है कि जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं 8 से 20 हफ्तों की, स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं 8 से 20 हफ्तों की, उस टाइम पे जो हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस से ज़्यादा हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो चेंजेस हुए होते हैं उसकी वजह से होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन और कैटेनिन जो है वो नेचुरली जो है सिक्रेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हमारा ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है, हमारी हार्ट जो कार्डियक मसल्स हैं वो थोड़े ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं। तो ऐसा जितनी ज़्यादा बड़ी अडेप्टेशन नहीं होती, लेकिन सबसे बड़ी अडेप्टेशन होती है हमारे ब्रेन की। हमारा ब्रेन का जो विल पावर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, मोटिवेशन इंक्रीज़ हो जाती है। तो 8 से 20 हफ्तों की ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा असर आपकी बॉडी के मसल्स के ऊपर और आपके ऊपर जिस चीज़ का होता है वो होता है आपका नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से जो है वो आपके मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है और साइज़ में भी डिफरेंस आ जाता है। जबकि जो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उनमें जो आपके मसल का साइज़ इंक्रीज़ होता है वो ट्रेनिंग की ही वजह से होता है। शॉर्ट टर्म में आपके ब्रेन की मोटिवेशन की वजह से होता है, और जब लॉन्ग टर्म हो जाते हैं तो फिर आपकी बॉडी ऐसे तरह अडेप्ट करने लगती है और उसके बाद फिर ट्रेनिंग की वजह से होता है। तो यानी कि जो शुरू से 8 से 20 हफ्ते आपने जो ट्रेनिंग की उसमें आपका जो वो 2 इंच जो है वो बढ़ गया साइज़ डोले का, सही है, बाइसेप का 2 इंच बढ़ गया। उसके बाद जब आपका 20 हफ्ते से जब आपने क्रॉस करने लगे तो जो साइज़ अब बढ़ेगा वो आपके ब्रेन की वजह से नहीं बढ़ेगा, वो आप मसल अडेप्टेशन कर चुके हैं। और अब आप सोचें या नहीं सोचें या उस पर फोकस करके ट्रेनिंग करें ना करें आप, क्योंकि आपके मसल के जो वहाँ पर रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं प्रॉपर्ली, तो वो जो है उसके साइज़ को इंक्रीज़ करते रहेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेदर और नॉट हाइपरप्लेजिया अकर्स इन द रिस्पॉन्स ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग रिमेन्स कंट्रोवर्शियल, कि भाई जब हाइपरप्लेजिया होता है यानी नंबर्स ऑफ मसल फाइबर्स बढ़ते हैं तो वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की वजह से होते हैं या नहीं होती, बात अभी तक कंट्रोवर्शियल है। लेकिन जो करंट एविडेंस हमारे पास है 90 से 95% वो ये है कि हमारा मसल का जो साइज़ बढ़ता है वो नंबर ऑफ़ फाइबर्स की वजह से नहीं बढ़ता। मसल का जो साइज़ बढ़ता है वो फाइबर सेम रहते हैं, उस फाइबर का जो है वो खुद का साइज़ बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरट्रॉफी हो जाती है और हमारे मसल जो है बड़े दिखना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक और जो है वो इसी पेज पर जो है वो 218 पेज पर जो एक चीज़ लिखी हुई है कि प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कैन प्रमोट अ फास्ट टू स्लो शिफ्ट इन मसल फाइबर। हमने पढ़ा था हमारे पास 3 टाइप के मसल फाइबर होते हैं, 1 मसल फाइबर, टाइप 2X, टाइप 2A। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब अपनी एक्सरसाइज छोड़ते हैं और अगर आप प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ एक्सरसाइज जो है उससे गुजर रहे हैं, यानी काफ़ी वक्त से जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं, और अगर बीच में ऐसा हो जाए कि अगर आप किसी रीज़न से आप एक्सरसाइज छोड़ दें या वेट जो है वो कम लेना शुरू कर दें पहले से, यानी आप सोच रहे हैं कि मैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से एंड्योरेंस ट्रेनिंग पर आ जाऊं, तो उसमें आपके मसल्स का साइज़ रिवर्स भी अगर होगा तो कन्वर्जन कहाँ से होगी, कन्वर्जन ऑफ टाइप 2X टू टाइप 2A, यानी आपके मसल फाइबर 2 टाइप सेकेंड टाइप का ही रहेगा, टाइप 1 पर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको जो है वो साइज़ बढ़ा दिया है, हाइपरट्रॉफी कर दी है। लेकिन डिफरेंस ये होगा कि हमने पढ़ा था कि जो टाइप 2A फाइबर होता है उसमें जो फैटीग को रेजिस्ट करने की पावर थोड़ी सी कम होती है, और 2X के अंदर जो फैटीग की रेजिस्टेंस की पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने ट्रेनिंग एंड्योरेंस की तरफ ले भी आया, थोड़ा वेट उठाना कम कर दिया और अपने मसल्स को ट्रेन करने शुरू कर दिया एंड्योरेंस की तरफ, तो इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा
बस फाइबर जो थी वो रिवर्स होके एक्स से ए की तरफ आ जाएगी, टाइप 2 एक्स से टाइप 2 ए की तरफ आ जाएगी, इतनी सी बात है। अभी कह रहे हैं कि वेदर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इंप्रूव मसल ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज रिमेन कॉन्ट्रोवर्शियल, कि भाई ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज मसल्स की बढ़ती है, नहीं बात जो वो कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन इट इज़ पॉसिबल दैट लॉन्ग टर्म एंड हाई वॉल्यूम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम कैन इंप्रूव मसल ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी एंड इंक्रीज कैपिलरी नंबर अराउंड द ट्रेन मसल। लेकिन ये बात जो है वो पॉसिबल है, और पॉसिबल क्या, ये चीज़ तो हमने खुद ने भी देखी है ना, कि जब किसी का मसल का जब साइज़ बड़ा होता है तो उसके मसल के इर्द गिर्द जो कैपिलरीज कितनी ज़्यादा हो जाती हैं, बिल्कुल बारीक बारीक सी नसें जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जो आपके और मेरे हाथों में कभी भी नहीं होंगी, लेकिन जो खुद को ट्रेन कर रहे होंगे उनकी ना ऐसा लग रहा है बाहर आ रही हैं, जैसे जड़ें नहीं होती छोटी छोटी। तो ये उस चीज़ के बारे में कह रहा है कि हाँ, और क्योंकि हमें ये बात अभी तक कंफर्म नहीं है कि ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ जब इंक्रीज़ होती नहीं होती, लेकिन हाँ ये पॉसिबल ज़रूर है कि अगर कोई बंदा अपनी बॉडी को से ज़्यादा ट्रेन कर ले, एक लेवल से ज़्यादा ट्रेन कर ले, यानी कि उसको जिन आ गया एकदम से तो ये पॉसिबल है कि उसके इंक्रीज नंबर ऑफ़ कैपिलरीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से अगर उसका साइज़ इंक्रीज़ भी हो गया मसल का, तो उसके जो ब्लड सप्लाई है वो उसमें जो कमी नहीं आएगी। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि रेजिस्टेंट ट्रेनिंग में आपकी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है मसल फाइबर्स की। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन क्योंकि भरोसा नहीं है ना, जो वहाँ पे ऑस्पी वाइवा लेने के लिए बैठे होते हैं, उनका मूड जैसा हो वैसा हमसे वाइवा ले लें, उठा कर ले आएँ। कुछ तो इंस्टीट्यूट्स देख कर ना कि अच्छा ये इंस्टीट्यूट का है, वो खुन्नस भी निकाल रहे होते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में क्या होता है। अब यहाँ पे MTOR लिखा हुआ है और एक जगह जो रिहैब लिखा हुआ है, तो उसका था इस पीछे वाले चैप्टर पे लिखा हुआ है, कहाँ गया भाई साहब, जी हाँ, तो ये रहा यहाँ पर मैकेनिस्टिक टारगेट ऑफ रेपामाइसिन। और इसका जो है सीन ये है कि हम जब ज़्यादा से ज़्यादा जब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं और हमारे मसल का जब साइज़ बड़ा हो जाता है, फाइबर सेम रहते हैं, साइज़ बड़ा हो जाता है, तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये हाइपरट्रॉफी हो गई है, इसके अंदर क्या हो, मायोन्यूक्लियस जो वो बढ़ जाते हैं, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होते हैं, जो मसल का जो बीच वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा मोटा हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और उसका जो रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग इंड्यूस्ड इंक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस अकर वाया एन इंक्रीज इन ट्रांसलेशन विच इज़ कंट्रोल बाय, वो ट्रांसलेशन जो आपके मसल के साइज़ के मसल के क्रॉस सेक्शनल साइज़ को बढ़ा करने के लिए प्रोटीन रिलीज़ करिए। वो प्रोटीन किस क्या कहना चाहिए कि सिग्नल के थ्रू होती है, वो होती है MTOR के ज़रिए, जो हमने अभी पढ़ा कि मैकेनिस्टिक वो मैंने ज़्यादा पीछे कर दिया, मैकेनिस्टिक टारगेट ऑफ रेपामाइसिन की वजह से होती है। एक चीज़ यहाँ पे रिच होमोलोगस प्रोटीन के बारे में बात होनी चाहिए। हाँ जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका जो आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से दो चीज़ें होती हैं, आपके मसल के अंदर फॉस्फोफेटाइडिक एसिड और जो है वो रिच होमोलोगस एनरिच प्रोटीन जो है वो उनके भी जो है प्रोडक्शन बढ़ जाती है, यानी उनकी भी क्वांटिटी बढ़ जाती है। होमोलोगस यानी सेम एक जैसी प्रोटीन, उनका जो है साइज़ जो है बढ़ जाता है, ताकि जो आपका मसल फाइबर है उसके साइज़ को बढ़ा रही है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर के जो न्यूक्लियस हैं वो भी बढ़ेंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात है। एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर रिजल्ट इन पैरेलल इंक्रीज इन मसल फाइबर क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ मायोन्यूक्लिया, वो मैंने भी बता दिया बात। ठीक है, सेटेलाइट सेल्स सोर्स ऑफ सेटेलाइट सेल्स क्या होते हैं कि जब आपका कोई सेल डैमेज हो गया है तो उसके अंदर रिकवर करने की पावर कितनी है, वो वाली बात कर रहा है। तो जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो ये जो आपके सैटेलाइट सेल्स होते हैं वो आपके एडिशनल मायोन्यूक्लियर प्रोवाइड कर देते हैं उसको, क्योंकि उन्होंने देखें डैमेज के बाद रिपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली खाली बगैर न्यूक्लियस का तो फाइबर वो डेवलप नहीं करके देंगे ना, उसमें न्यूक्लियस होंगे। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये वहाँ पर भी आ जाता है कि चलो भाई साहब थोड़े न्यूक्लियर तुम इस रीज़न में भी ले लो, अब डैमेज करना ज़रूरी क्या। वैसे हमें पास डैमेज होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो वाला डैमेज नहीं होता जो किसी इंजरी से होता है। यानी हमने एक्सरसाइज किया, हमारे मसल फाइबर्स टूटे, पहले दूसरे तीसरे दिन दर्द हुआ, वो दर्द ऐसा तो नहीं होता ना कि कहीं से कट पिट के आ गए हैं, वो दर्द होता है लेकिन फाइबर्स के ब्रेकडाउन की वजह से होता है, जो रिकवरी बड़ी जल्दी होता है, जिसको बॉडी खुद ही कर लेती है कवर। तो जब वो बॉडी को कवर कर रही होती है तो उस टाइम पे उसके साइज़ को बढ़ा भी देती है। और एक चीज़ यहाँ पे लास्ट वाले पेज पे लिखी हुई है, और वो पढ़ना ज़रूरी किस लिए, वो जब आप पढ़ेंगे तो उसको समझ जाएंगे कि वो इंडिविजुअल्स जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ हाई एंड्योरेंस ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं, दोनों ट्रेनिंग एक साथ करते हैं, यानी हैवी वेट भी उठा रहे हैं और जो है वो अपनी रनिंग को भी साथ में कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। अब आप सोचें कि एक भारी तगड़ा सा बॉडी बिल्डर फॉर एग्जांपल जॉन्स है ना, और ट्रैक पे भाग रहा है, सही है, तो और एक जो है वो पतला दुबला सा एथलीट भाग रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि
कौन पहले थकेगा और किसका रोना पहले निकलेगा। ऑब्वियसली जॉन सीना का निकलेगा, उसने अपने मसल फाइबर्स इतने बढ़ा लिए हैं, अपने ऊपर वेट इतना डाल लिया है। उसके जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हमारे पास कितना टाइम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट तक जो है वो हमारे पास की जो है स्ट्रेंथ होती है। और सबसे ज़्यादा जो आजकल के जो भी आ रहे हैं लड़के ट्रेन होके, वो उनको 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का वो अपने आप को ट्रेन करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। उसके बाद वो हाथ से वेट छोड़ देते हैं बड़े बुरे तरीके से, उनसे वेट उठाया नहीं जाता। 20 रेप के बाद उनका रोना निकल जाता है। और साथ में आप जनाब वो चाह रहे हैं कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करें, और उसमें जो हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग भी हाई इंटेंसिटी की डाल दें। कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि सिनेरियो सोचे जॉन सीना भाग रहा है और फिर थोड़ी देर बाद जाके बैठेगा, वो हैवी वेट भी उठाएगा, तो ये किस तरीके से होगा। तो ये बताते हैं कि जब वो लोग जो इस तरीके की हरकतें करना शुरू कर देते हैं तो उनको दिखता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर जो उनको फ़ायदा पहले होता था वो होना बंद हो जाता है। अब उसकी रीज़न ही बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि भाई एक चीज़ करें तो दूसरे पे से फोकस नहीं होता। तो उसके लिए न्यूरल फैक्टर्स होते हैं, लो मसल ग्लाइकोजन कंटेंट होता है कि जब आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो आपको एनर्जी सप्लाई होती है वो कुछ और होती है, और जब आप वेट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो कुछ और होती है। बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि भाई मैं इसको इसके मसल के जो साइज़ बड़े हुए हैं वहाँ ब्लड सप्लाई करूँ, या आप ये जो भी एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं इसको लंग्स की जो ज़्यादा ज़रूरत हो रही है मैं इधर सप्लाई करूँ। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो इम्पेयर हो जाती है। आपको जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से गेन हो रहे होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगती है। ओवर ट्रेनिंग, डिप्रेस्ड प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से जो है वो आपको ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि आपकी इम्पेयर्स स्ट्रेंथ गेन वाला सीन जो हो जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ गेन जो इम्पेयर हो जाती है। अब कॉन्करेंट रेजिस्टेंस एंड एंड्योरेंस एक्सरसाइज आर थ्योरेटिकली इम्पेयर प्रोटीन सिंथेसिस फॉलोइंग रेजिस्टेंस। वही कि वो प्रोटीन दोनों चीज़ें जब एक्सरसाइज दोनों चीज़ें कि आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और एंड्योरेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज एक साथ करते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो इम्पेयर हो जाती है। और दिस इज़ द बेसिक रीज़न। यानी चलो आप थके भी नहीं हो, डाइट भी अच्छी ले रहे हो, ओवर ट्रेनिंग करो, खैर है आपका जीना मरना ही ट्रेनिंग में है, लेकिन बॉडी तो भाई एक लिमिट के लिए बनी है ना, वो इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगी। तो वो प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसका जो एरर आ जाता है बॉडी के अंदर, और फिर उसमें अडेप्टेशन के लेवल पे भी नहीं जाती, क्योंकि उसको एक साथ दो काम करवा रहे हैं आप। तो बस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सीन था, तो मैंने कहा इसको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। अगर आप इसको नहीं भी देखते तो कोई इशू नहीं है, लेकिन क्योंकि चैप्टर के अंदर जो ये 3 से 4 पैराग्राफ जो भी टीचर से पूछ रही थी वो कह रहे थे कि भाई इसको भी देख लो, निपटा लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉफी के बारे में एक छोटा सा सवाल आ जाता है। तो और अगर आपको नहीं आता और बाकी सब कुछ आता है तो लोग समझ लेते हैं कि भाई शायद ये पढ़ के नहीं आया। तो बस इतना सा था, ये नहीं भी करते हैं वो वाला कर लेते हैं तो भी इट्स ओके। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी सजेशन हो, क्वेरी हो, कर दीजिएगा इनबॉक्स। मैंने अपना इंस्टा और FB जो है यहाँ पर दे दिया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।